29 अप्रैल 2022 की दोपहर 12:21 पर एक मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान मीडिया, सोशल मीडिया, पुलिस वाले, वकील, उस प्रदेश की हर एक जनता, एक एक व्यक्ति उस फैसले के इंतजार में था कि आखिरकार आज इस घटना के संबंध में क्या फैसला आने वाला है। दरअसल जब ये घटना हुई थी उन दिनों ये मामला बहुत ज्यादा चर्चित रहा था। हर एक व्यक्ति उस घटना को लेकर परेशान था, हैरान था कि क्या कोई व्यक्ति इतना नीच हरकत भी कर सकता है। जज साहब जब अपना फैसला सुनाते हैं तो फैसला सुनाते पर एक लाइन लिखते हैं और वो लाइन अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। वो लिखते हैं कि सब वस्त्र तार तार थे, दमित पोर पोर था, रेप था कि प्रलय था, जिसने देखी दशा द्रग में बदली छाई, घनीभूत होकर बह पीड़ा आज बरसने आई। साथ ही वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में, अपने इस करियर में ऐसा भीभत्स मामला ना तो सुना है और ना ही अपनी आंखों से कभी देखा है। कोई व्यक्ति आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है। साथ ही एक जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर साहब हैं उनको कटघरे में बुलाया जाता है अपनी गवाही देने के लिए, तो वो गवाही देते देते रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उस लड़की को बड़े करीब से जो देखा था। जिनकी बेटी गई थी उनसे पूछोगे तो शायद उनका दर्द तो किसी से कोई बांट भी नहीं सकता। लेकिन उन अपराधियों को सजा दिलाने में एक ऑफिसर ने बहुत ही शानदार भूमिका निभाई है। ऐसे ऑफिसर को तो एक सैल्यूट जरूर बनता है। जब इस मामले की सुनवाई होती है, फैसला आता है कि दोनों व्यक्तियों को तब तक फांसी के फंदे पर चढ़ा के रखा जाए जब तक कि इनकी प्राण ना निकल जाए। जब जज साहब ये बात लिखते हैं तो मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर को भी इस मामले पर अपना ट्वीट करना पड़ता है, खुशी जाहिर करनी पड़ती है। प्रदेश की जनता भी इस मामले को लेकर खुशी जाहिर करता है और साथ ही जो मां है जिसकी वो बेटी थी वो हाथ जोड़कर जज के सामने कहती है मैं नमन करती हूं आपको। वाकई किसी को नमन करने का मन करता है तो किसी पर गुस्सा आता है और किसी को सैल्यूट करने का मन करता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बूंदी और इसी जिले का एक थाना लगता है बसोली। दरअसल 23 दिसंबर 2021 की दोपहर एक लड़की अपने घर से किसी काम के लिए जंगल की तरफ गई थी। बताते हैं कि बकरी चराने के लिए गई थी लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। माँ बाप उसके किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। शाम को जब वापस आते हैं तो उन्हें वो लड़की नहीं मिलती है। अपनी बेटी को लेकर वो बहुत परेशान थे। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी गुड़िया को देखा है। गुड़िया को किसी ने नहीं देखा था दोपहर से। वो अक्सर इतने चहलकदमी, इतनी हंसमुख मिजाज की लड़की, लेकिन वो दोपहर से गायब थी। मगर आज जब दोपहर से गायब थी तो घर वाले भी परेशान होते हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर उस लड़की को तलाशने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में जाकर उस लड़की को ढूंढ तो निकालते हैं, लेकिन जिस रूप में ढूंढ के निकालते हैं वो वाकई रूप बड़ा भयानक था, बड़ा ही खतरनाक था। उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। ये सब देखने के बाद पड़ोसियों ने इस बात की सूचना बसोली थाने में दी और वहां के एसएचओ राम गिलास अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं। लेकिन लड़की के उस शरीर को देखने के बाद, उस नग्न शरीर को देखने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और अलग खड़े होकर आईपीएस ऑफिसर जय यादव को फोन करते हैं। उस इलाके के एसएसपी को कहते हैं कि साहब इस मामले की तो आप ही अपने लेवल से जांच पड़ताल करिए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद आईपीएस ऑफिसर जय यादव भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। मौके पर जाकर देखा तो लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके आसपास एक भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था पुलिस को जिसके आधार पर कह सके किसने ऐसा क्या हुआ है। पुलिस के उस आईपीएस ऑफिसर ने लड़की की तरफ जब टॉर्च मारते हैं, टॉर्च मारने के बाद जरा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उसके शरीर पर काटने जैसे निशान थे। वो दांतों के निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के निशान थे। उसके बाद वो कहते हैं मुझे कुछ ऑफिसर की टीम चाहिए जो बहुत अच्छे ऑफिसर हों। तभी 10 थानेदार को चिन्हित करके 18 थानों में से 10 थानेदार को मौके पर बुलाया जाता है। साथ ही 200 पुलिस वालों को बुलाया जाता है, साथ ही कई डीएसपी को भी मौके बुलाया जाता है और रात के अंधेरे में ही पुलिस वाले टॉर्च की मदद से सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं। और उस आसपास के इलाका जो है वो टोटल का टोटल जंगल का इलाका है। वहां दूर दूर तक ना कोई सड़क है और ना ही कोई घर है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही कोई मोबाइल यूज कर सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं था। आखिरकार कैसे करे? पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, बड़ा सवाल था। दिन निकलने से पुलिस ने उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और पोस्टमार्टम जो करने वाले डॉक्टर साहब थे उनकी जब बातचीत होती है तो बताते हैं कि साहब इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, मरने से पहले भी हुई है, मरने के बाद भी हुई है और इस दरिंदगी को करने वाला एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा व्यक्ति इसमें शामिल हैं। जब ये बात आती है तो आखिरकार ये गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देने वाला कौन है, पुलिस के लिए अब और भी बड़ी बात हो जाती है। 200 सिपाही, 10 थानेदार, 2 डीएसपी, एक आईपीएस ऑफिसर
इस मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं। साथ ही एडिशनल एसपी भी मौके पर आ जाते हैं। सारे लोग, सारे अधिकारी टॉर्च की मदद से इधर उधर अब पूरे जंगल की खाक छानते हैं तो महज एक चप्पल हाथ आता है, और चप्पल वो किसी और का नहीं था, उसी लड़की का चप्पल था। चप्पल से क्या इस केस की कुछ खुलासा हो जाएगा, ये भी बड़ी चुनौती वाला विषय था। पूरी रात पुलिस को ऐसे ही तलाशते तलाशते दिन निकल आता है, और दिन निकलने के बाद पुलिस को एक अंडरवियर मिलता है, और वो अंडरवियर एक व्यक्ति का होता है, आदमी का अंडरवियर होता है। उसके बाद वो पुलिस वाले 200 के 200 आसपास के इलाके में फैल जाते हैं और पता करते हैं कि आदिवासी इस लड़की के साथ किसी का कोई रिलेशन, कोई इसके साथ आता था, जाता था, क्या तमाम वो कोशिश करती है पुलिस, लेकिन कुछ भी नहीं लगता। फिर पुलिस ऐसे लोगों को तलाश करने की कोशिश करती है जो जंगल में एक दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर को देखे गए थे। ऐसे 12 लोग चिन्हित किए जाते हैं जो जंगल में ऐसे लोग आते जाते देखे गए थे, और उन 12 लोगों को पुलिस के लिए वाकई चुनौती का विषय था कि आखिरकार कैसे इनमें से पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। उन 12 सस्पेक्ट को जब यहाँ एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड भी मौके पे था, डॉग स्क्वाड यानी कि शाहीन बहुत ही तेज तर्रार डॉग, और उस डॉग को वो अंडरवियर सुंघाया जाता है, और साथ ही उन 12 लोगों को के पास जब डॉग दौड़कर पहुंचता है तो 12 लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम सुल्तान के पास जैसे सूंघने की कोशिश कर रहा है, उससे डॉग अलग नहीं हटता। यानी कि शाहीन के लिए अब लगता है कि यही व्यक्ति है जिसने शायद इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। उससे पूछा जाता है, उसे कमरे में लेके जाया जाता है, और कमरे में ले जाने के बाद उससे उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं और देखा जाता है तो उसके पास सचमुच में अंडरवियर नहीं था। यानी कि उसे नया दूसरा अंडरवियर पहनने का भी अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाया था। उससे पूछा जाता है कि तुमने अंडरवियर क्यों नहीं पहना हुआ है, तो कहता है कि साहब मैं अंडरवियर पहनता ही नहीं हूं। पुलिस की टीम तभी उसके घर भेजी जाती है। उसकी पत्नी से पूछा जाता है क्या तुम्हारा पति अंडरवियर पहनता है कि नहीं पहनता है। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है जी हाँ पहनते हैं, और जो घर में रखे हुए अंडरवियर थे वो भी दिखाते हैं। यानी कि क्रॉस चेकिंग की जाती है तो व्यक्ति मना करता है कि मैं अंडरवियर नहीं पहनता, जबकि अंडरवियर पहना हुआ था वो भी काले रंग का, जो उसकी पत्नी ने बताया था। और वो घटना इस तरह की यार कि काफी दूर जाकर अंडरवियर जो मिलता है वो भी काले रंग का ही था। पुलिस के लिए भी प्राइम सस्पेक्ट कोई था तो वो सुल्तान को जब पुलिस ढंग से उससे पूछने की कोशिश करती है, जब सख्ती से पूछने की कोशिश करती है, तो वो नाम लेता है एक और व्यक्ति का जिसका नाम था छोटे लाल के साथ साथ एक 12 साल का एक और लड़का, यानी कि 3 व्यक्तियों के नाम सामने आ जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि उन्होंने ही इस लड़की के साथ गंदा काम किया था, घिनौना कृत्य किया था। और घिनौना कृत्य जब कर रहे थे तो लड़की विरोध कर रही थी। विरोध करने पर, क्योंकि इस लड़की की एक और खास बात थी, इसको कोई कुछ कहे ये गलत बातों को न बर्दाश्त करती थी, चाहे वो खुद के ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो। इस लड़की ने विरोध किया और मरते दम तक विरोध करते रहे। मरते मरते इसके साथ वो शायद वो छू तो सके थे, लेकिन उसके साथ गलत काम नहीं कर पाए थे। इसीलिए इन तीनों ने उसके बाद, मरने के बाद उसके साथ वो घिनौना कृत्य किया था, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका खुलासा होता है। साथ ही उन्होंने उसे अपनी दांतों से उसे इतना काटा था, उतने जख्म दिए थे कि कोई भी व्यक्ति, जो डॉक्टर कहता है जज साहब के सामने कि जब किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो चीखने लगता है। जरा सोच कर देखिए जज साहब कि उस लड़की को 1-2 बार नहीं 19 बार दांतों से काटा गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी नुकीली चीज से लगातार बार किए जा रहे थे। सुई इतना दर्द देती है, उसने कितना दर्द सहा होगा उस वक्त। तो वाकई ये परेशान करने वाली बात थी। उसके बाद आईपीएस ऑफिसर जय कुमार ने जांच अधिकारी के तौर पर सीओ हिंडोली सज्जन कुमार को लगाया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई काम करना या नहीं करना, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की जांच करो, पूरी ईमानदारी के साथ जांच करो। और साथ ही वो जांच रिपोर्ट बहुत ही कम समय में वो कोर्ट में हाजिर कर देते हैं। और इसके बाद सीओ बूंदी हेमंत नोगिया को इस मामले की पैरवी के लिए लगाया जाता है। लेकिन लॉकडाउन का समय था, कोरोना चल रहा था, कभी कभी कोर्ट खुलता था, कभी नहीं खुलता था। लेकिन हेमंत नोगिया को सिर्फ इसी काम के लिए लगाया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम समय में इस लड़की को इंसाफ दिलाना है, इस लड़की को न्याय दिलाना है। और उन्होंने सारे काम छोड़ दिए थे, वो इसी काम पर लगे हुए थे। इसी काम पर लगने के बाद जब ये मामला सोशल मीडिया पर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अखबारों में जब सुर्खियां बटोरता है कि एक लाश के साथ, 15 साल की लड़की की एक लाश के साथ लोगों ने दरिंदगी की है, हैवानियत की है, तो लोग सन्न रह जाते हैं। और उससे बड़ा दुख तब होता है जब पता चलता है कि ये बेटी, इसको गोद लिया था इसके माँ बाप ने, उनके अपने खुद के कोई बच्चे नहीं थे। इस बच्ची को वो इतना ज्यादा लाड़ प्यार के साथ पाल रहे थे। और जैसे ही उनकी बच्ची उनकी आंखों से ओझल होती है, इस दुनिया में नहीं रहती, तो उनके लिए सिर्फ मरने जैसी स्थिति हो जाती है। बाद में पता चलता है कि इस लड़की के पापा भी नहीं थे। जब इस लड़की की सिर्फ माँ थी, पापा नहीं थे। मैं गलती से शायद इसके पापा के लिए बोल गया। तो वाकई ये दुख वाली बात थी कि एक माँ के साथ वो लड़की रहती थी और वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। माँ के जीने का आधार सिर्फ वही लड़की थी। तो वाकई ये बहुत दुख देने वाली, परेशान करने वाली बात थी। आखिरकार 29 अप्रैल 2022 को जब इस घटना का
सुनवाई चल रही है 12:21 पर। जज साहब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करते करते वो भी कहीं ना कहीं नम हो जाते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और वो मजबूर थे ये देखकर कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इस लड़की को इतना दर्द कैसे दे सकता है। सोचकर देखिए कि किसी लड़की, जिंदा लड़की के साथ तो हैवानियत कोई कर भी सकता है, लेकिन मरने के बाद उसके साथ वो जितना मन कर रहा था उनके साथ, जिसमें एक व्यक्ति की उम्र 60 साल, दूसरे की 27 साल और तीसरे की उम्र 12 या 13 साल, लेकिन 12 या 13 साल के लड़के ने ज्यादा हैवानियत की थी, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में जब आता है। फिलहाल उसका मामला बाल अदालत में चल रहा है, जबकि दोनों का मुकदमा निचली अदालत में गया है। जब ट्रायल कोर्ट में जाता है तो दोनों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और फांसी की सजा का हुक्म दिया जाता है। जज साहब कहते हैं कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक क्या इनके प्राण न निकल जाएं। वाकई आईपीएस ऑफिसर जय कुमार यादव ने इस मामले की बड़ी ही ईमानदारी के साथ जांच की, पूरी टीम को बड़ी शिद्दत के साथ इसमें लगाया और उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले की पूरी ईमानदारी के साथ जांच नहीं हो जाती, जब तक आप पूरा इस मामले को देख नहीं लेते, तब तक कुछ और काम नहीं करना। आज उन्हें पूरा प्रदेश सैल्यूट कर रहा है। सैल्यूट कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सैल्यूट कर रहे हैं होम मिनिस्टर, उस इलाके के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खिलाकर पुलिस को बधाइयां दे रहे हैं, पुलिस की इस बात की सराहना कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में आरोपियों को आपने सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अभी अफसोस की बात यह भी है कि ये आरोपी हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील करेंगे और पता नहीं इस केस में अभी कितने मोड़ आने बाकी हैं। बच्ची को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर जय यादव ने जो अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस मामले की जांच कराई, इससे लगता है कि उच्च लेवल पे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति हैं, शायद वो भी इस लड़की की इस व्यथा, उसकी परेशानी को महसूस करेंगे, सुनेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद कराएंगे। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।